गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शमा। तो सितंबर का पूरा मंथ कंप्लीट हो चुका है। आज है 1 अक्टूबर। तो कल तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिनसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पिकअप करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप हो रही है उसमें पहला जो गोल्ड है वो कौन लाया भारत के लिए। अब पैरा क्या होता है? पैरा का मतलब होता है ऐसे एथलीट खेलते हैं जो विकलांग होते हैं। तो हरविंदर सिंह, शीतल देवी, राकेश कुमार, ज्योति बलियान क्या राइट आंसर हो जाएगा? शीतल देवी। शीतल देवी ने क्या किया है? पहला गोल्ड विन किया है। अब शीतल देवी कहाँ जन्म हुआ था? किश्तवाड़ में 2007 में। ये किश्तवाड़ कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में। अब इनकी जो स्थिति है वो क्या है? इनकी दोनों हाथ नहीं है इनके, इसे बोलते हैं फोकोमेलिया, कि इनकी दोनों भुजाएं नहीं है। पैरों और थोड़ी से धनुष चलाया इन्होंने। उपलब्धियां इनके पास क्या क्या है? 2024 में पैरालंपिक मिक्स टीम कंपाउंड में इन्होंने कांस्य जीता था। 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं ये। एशियाई पैरा गेम्स और महाद्वीपीय प्रतियोगिताओं में भी इन्होंने बहुत से पदक जीते हैं। अभी जो चैंपियनशिप है, आर्चरी चैंपियनशिप, ये कहाँ हो रही है? तीरंदाजी जो चैंपियनशिप है वो कहाँ हो रही है? ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में हुई है। शीतल देवी की उपलब्धि यहाँ पर क्या है कि महिला कंपाउंड ओपन में गोल्ड और टीम इवेंट्स में सिल्वर और ब्रोंज जीता इन्होंने। फाइनल इनके जो प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? ओज नूर क्योर गिरदी, ये तुर्की की हैं। अंतिम स्कोर क्या था? 146 143। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दौरान कितने करोड़ रुपए के अधिक निवेश प्रतिबद्धताएं हुई? पूछा ये जा रहा है जो अभी चल रहा था वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम 2025, तो इसमें कितने करोड़ रुपए का अधिक निवेश प्रतिबद्धताएं हुई हैं और कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितना करोड़ का अधिक निवेश हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ का अधिक। तो किसके द्वारा? ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा BFI वर्ल्ड फूड इंडिया भारत का प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहला संस्करण 2017 में। अपने पहले संस्करण के बाद 2023 में इसका दूसरा संस्करण हुआ, 2024 में इसका तीसरा था और अभी क्या हुआ है? 2025 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। तो 2017 के बाद कब हुआ था? 2023 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एमी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 के लिए क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। उनकी कौन सी फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इनकी फिल्म है अमर सिंह चमकीला। इसके लिए इन्हें क्या है? एमी अवार्ड्स के लिए, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है। कौन है ये? एक्टर तो है ही, सिंगर भी हैं। दिलजीत दोसांझ को इम्तियाज अली की बायोपिक क्या है ये? अमर सिंह चमकीला में इनके जो एक्टिंग है उसके लिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामांकित किया गया है। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स की ये ओरिजिनल है और इसे टीवी मूवी मिनी सीरीज श्रेणी में भी नामांकन मिला है। और ये कहाँ हुई है इसका डिक्लेरेशन? न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंस ने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 24 नवंबर 2025 को जो होगा उससे पहले ऐसी घोषणा की है, इनका नॉमिनेट इनको किया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। राजीव वर्मा को दिल्ली का मुख्य सचिव कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? 1 अक्टूबर 2025 को इनको क्या नियुक्त किया गया है? दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है 1 अक्टूबर 2025, यानी कि आज से इनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। किसके उत्तराधिकारी बनेंगे? धर्मेंद्र के, मतलब धर्मेंद्र को रिप्लेस करेंगे ये। पूर्व पद इनका क्या था? चीफ सेक्रेटरी थे चंडीगढ़ के। अब इनकी एजुकेशन क्या है? बीटेक है, कंप्यूटर साइंस है, एमटेक किया हुआ है। और दिल्ली में इनके इन्होंने क्या किया है? फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में और ट्रांसपोर्ट के लिए। भारत सरकार ने क्या किया है कि 1 अक्टूबर 2025 को राजीव वर्मा को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है और वे किसका स्थान लेंगे? धर्मेंद्र जी को रिप्लेस करेंगे। और 30 सितंबर को धर्मेंद्र जी क्या हो रहे हैं, यानी कि कल हो गए थे वो, और आज से कौन पद संभाल लेगा? राजीव वर्मा जी पद संभाल लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं।
बीएसएफ ने किन तकनीकों को शामिल करते हुए नया निर्माण समर्थन डीएसएस लॉन्च किया है? तो किसको? जीआईएस, एआईएल और एमएल और सेंसर डेटा फीड्स को शामिल करते हुए बीएसएफ ने क्या किया है कि डीएसएस प्रणाली को लॉन्च किया हुआ है। अब ये क्या होती है डीएसएस प्रणाली, देख लेते हैं। इसका नाम है डीएसएस निर्णय समर्थन प्रणाली, ठीक है। और दलजीत सिंह चौधरी इसके महानिदेशक हैं बीएसएफ के, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। इसकी जो मेन तकनीकें हैं वो क्या क्या होंगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, मशीन लर्निंग होगी और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। संचालन फोकस क्या रहेगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाएं, इसका जो संचालन फोकस यही रहेगा। मेन जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या है? भविष्यवाणी विश्लेषण, एकीकृत डैशबोर्ड और रियल टाइम डेटा फ्यूजन। अगला चरण क्या होगा? OSINT, IMD, मौसम इनपुट और बिग डेटा एनालिटिक्स का एकीकरण किया जाएगा इसके द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजनाएं कौन सी हैं? परियोजनाओं से ही पता चल रहा है कि ये 2 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोकराझार गेलफू और बनरहाट समस्से। कोकराझार इंडिया का है, कहाँ का है? असम का है ये। और गेलफू कहाँ का है? ये भूटान का है। बनरहाट कहाँ का है? ये है पश्चिम बंगाल का। और समस्से ये कहाँ का है? ये है भूटान का। तो ये 2 परियोजना है, नाम क्या है? कोकराझार गेलफू और बनरहाट समस्से। चलिए देख लेते हैं। इसकी लंबाई, जो कोकराझार गेलफू है, पहले उसके बारे में देखते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 70 किलोमीटर होगी। 6 स्टेशन होंगे लगभग, और लगभग इसमें 100 पुल होंगे। और बजट इसका अगर दोनों का देखा जाए तो कितना है? ये दोनों का बजट है। तो सिर्फ इसका, पहली वाली का जो कोकराझार वाली है, इसका जो बजट है वो है 3,456 करोड़। कहाँ से होगी? असम के कोकराझार जिले से भूटान के कहाँ? गेलफू तक जाएगी, ये गेलफू को जोड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि गेलफू को विकसित किया जा रहा है और माइंडफुलनेस सिटी के रूप में, मतलब ये जो गेलफू है भूटान का, ये माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और अब भारतीय बाजार और बंदरगाहों तक महत्वपूर्ण पहुंच उसकी हो सकती है। अब कौन सी दूसरी योजना कौन सी है? बनारहाट समाज से। बनारहाट कहाँ है? तो बनारहाट पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी जिले में है ये बनारहाट। ये कितने किलोमीटर होगी? ये होगी 20। ये ध्यान रखिएगा, पहली वाली कितनी है? पहली वाली है आपकी 70 किलोमीटर, लेकिन ये कितनी है? 20 किलोमीटर। लगभग 2 स्टेशन होंगे, 25 पुल बनाए जाएंगे लगभग। और इसका बजट कितना है? 577 करोड़। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बनरहाट से भूटान के समाजसे तक जोड़ेगी। समाजसे को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, इसका ये पर्पज होगा। टोटल दोनों का निवेश कितना है? टोटल दोनों का 4033 करोड़ है, दोनों परियोजनाओं का संयुक्त निवेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का डेयरी क्षेत्र विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो डेयरी क्षेत्र में भारत क्या है? नंबर 1 पर है, पहला स्थान है इसका। डेयरी के क्षेत्र में भारत का विश्व स्तर पर पहला स्थान है। पहला दूध उत्पादक, वैश्विक उत्पादन का लगभग 25% योगदान देता है। पिछले दशक में दूध उत्पादन में 63.56 मतलब 63.56 की कितनी वृद्धि हुई है? इतनी। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 471 ग्राम 2023 और 24 के आंकड़ों के हिसाब से। 8 करोड़ प्लस किसान डेयरी पर निर्भर हैं। 8 करोड़ प्लस जो किसान हैं वो डेयरी उत्पादन या डेयरी का ही काम करते हैं, तो उस पर निर्भर हैं। और महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा देखी गई है, 70% महिलाएं हैं। और प्रमुख योजनाएं क्या क्या चल रही हैं इससे रिलेटेड? राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चल रहा है, मैत्री कार्यक्रम चल रहा है, वाइड रेवोल्यूशन कार्यक्रम 2.0 ये कार्यक्रम भी चल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आरबीआई के अनुसार अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए क्या अनिवार्य होगा? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर 2026 से कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो सिर्फ ओटीपी से आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, 2 फैक्टर आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होगा? केवल ओटीपी से नहीं चलेगा, केवल बायोमेट्रिक से नहीं चलेगा, न्यूनतम 2 कारक प्रमाणीकरण। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है अगर आपको अप्रैल 2026 से कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, डिजिटल भुगतान अगर करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल लेन देन के लिए क्या? 2 स्तरीय प्रमाणीकरण, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। ये किस पे लागू होगा? यूपीआई करोगे तब भी लागू होगा, नेट बैंकिंग करोगे तब भी लागू होगा, कार्ड से अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तब भी लागू होगा, मोबाइल वॉलेट से अगर आप कोई पेमेंट करोगे तब भी ये लागू होगा। छूट क्या मिलेगी? कुछ अगर बहुत ही मिनिमम लेन देन करना है तो उस पर क्या होगी? छूट होगी।
अब क्या क्या स्वीकृत होंगे, तो बायोमेट्रिक्स भी होगा, टोकन भी होगा, पास फ्रेज भी होगा, ओटीपी भी होगा, और जो ऐप आधारित ऑथेंटिकेशन होते हैं वो भी वैलिड होंगे। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि जो जोखिम आधारित जांच की जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे लेन देन होते हैं जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वो संदिग्ध होते हैं। एसएमएस ओटीपी केवल एक कारक के रूप में मान्य है, अकेले अब इससे काम नहीं चलेगा। अगर ओटीपी से कोई ट्रांजेक्शन आप कर सकते थे पहले, तो अप्रैल 2026 के बाद आप ऐसे ट्रांजेक्शन सिंगल ओटीपी के माध्यम से नहीं कर सकते। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज अ मैंडेटरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष कौन सा पूछा जा रहा है, 2025 में कितने प्रतिशत बढ़कर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो इस सिडबी का शुद्ध लाभ होता है कौन से ईयर के लिए, 2025 के लिए, वो कितने प्रतिशत बढ़कर सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो कितना, 19.5% बढ़कर क्या हो गया है, सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है। यूपी पीसीएस वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका नियामक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंडर ये आता है, नियामक उसका वही है। स्वामित्व भारत सरकार का होता है, बहुमत हिस्सेदारी होती है। उद्देश्य क्या है, एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग वाले उद्यम होते हैं, उस क्षेत्र का संवर्धन करना, वित्त पोषण और विकास करना। अभी इसके जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के जो मैनेजिंग क्या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, मनोज मित्तल जी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों में शामिल करने के बाद भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं। क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इन दोनों को ऐड करने के बाद भारत में अब टोटल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। तो रामसर साइट के बारे में क्वेश्चन है कि अभी भारत में कितने हैं। तो भारत में कितने हो गए हैं, 93 हो गए हैं। भारत में कितने हो गए, 93 हो गए हैं। पहले कितने थे, इससे पहले थे 91। तो ये दो जब ऐड किए गए, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों बिहार के हैं, तो कितने हो गए, 93 हो गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा रामसर स्थल हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने हैं, तमिलनाडु में है 20। नंबर 2 पर कौन आता है, ये आता है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 10 हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब अगर ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत कौन से नंबर पर है रामसर स्थल में, तो भारत अगर विश्व में देखा जाए तो भारत कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। भारत 3rd नंबर पर है अगर देखा जाए वर्ल्ड में। पहले नंबर पर कौन है ये आपको बताना है। पहले नंबर पर रामसर स्थल में विश्व में पहले नंबर पर कौन है ये आपको बताना है। 3rd नंबर पर कौन है, इंडिया है वर्ल्ड में, और इंडिया में कितनी हो गई है, अब 93 हो गई हैं। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि एशिया में कितने नंबर पर है, तो एशिया में भारत ही नंबर 1 पर है। अगर एशिया में पूछा जाए तो एशिया में भारत ही नंबर 1 पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। राज्य के मतलब बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित गोकुल जलाशय, ये ध्यान रखिएगा ये कौन से जिले का है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बक्सर जिले के गोकुल जलाशय जो 448 हेक्टेयर में है, और पश्चिम चंपारण जिले की उदयपुर झील को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आधार में तो शामिल किया गया है। इसका जो है वो कितना एरिया, 319 हेक्टेयर को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। और इसके साथ ही बिहार में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 5। और भारत के कुल कितने हो गए, 93। वर्तमान में अभी थे कितने, 91 थे, उसको मिलाकर 93 हो गए। एशिया में अभी सबसे बड़े नेटवर्क में भारत ही है, और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। तमिलनाडु क्या बताया, नंबर 1 पर है, और उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। यहाँ कितनी है, यहाँ 20 है, और यहाँ कितनी है, यहाँ 10 है। अब रामसर कन्वेंशन के बारे में क्या, यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारीय पर्यावरण संधि है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को इस संधि को अपनाया गया था। इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, आपको बताना है। भारत इस कन्वेंशन का सदस्य है, और इसने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाल ही में जियोक्रोनोलॉजी तकनीकी स्कूल 2025 का उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर एम रविचंद्रन जो सचिव हैं उन्होंने किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के हैं, डॉक्टर एम रविचंद्रन सचिव हैं ये, इन्होंने इसका उद्घाटन किया।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने आईयूसी नई दिल्ली में जियो क्रोनोलॉजिकल तकनीकी स्कूल का उद्घाटन किया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में विजय कुमार मल्होत्रा जी का निधन हो गया, ये डिवाइस से क्वेश्चन है एक, तो ये किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र से, साहित्य से हैं, राजनीति से हैं, खेल से हैं या फिर विज्ञान से हैं। तो ये राजनीति से संबंधित हैं। और कौन सी पार्टी से? बीजेपी की पार्टी से। और ये पहले, सबसे पहले नंबर 1 के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। भाजपा के सीनियर नेता, क्या नाम है? विजय कुमार मल्होत्रा का कब? यस्टरडे उनका निधन हो गया और वो पिछले कई सालों, मतलब कई दिनों से एम्स में एडमिट थे। ये ध्यान रखिएगा, जो मल्होत्रा जी हैं वो दिल्ली में 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे और 1980 में दिल्ली के पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में केंद्र सरकार की ओर से मुख्य अतिथि कौन बनेगा? आरएसएस, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह है या संघ है, उसका जो शताब्दी सेलिब्रेशन किया जाएगा उसमें भारत सरकार की तरफ से कौन शामिल होगा? गृह मंत्री होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, मोदी जी होंगे या फिर कोविंद जी होंगे। तो कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। आज लेंगे भाग, क्या है? आरएसएस का डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी, ध्यान रखिएगा, शताब्दी समारोह है, इसमें भाग लेंगे और कई स्मारक, डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए जाएंगे। और डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित आरएसएस की स्थापना एक स्वयंसेवक आधारित संगठन के रूप में की थी, जिसका लक्ष्य क्या था? नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता और अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना था। नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्षा मंत्री 1 अक्टूबर 2025 को किस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो कहाँ होंगे? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या फिर रक्षा लेखा विभाग की 278वीं वर्षगांठ में। तो यही राइट आंसर है, रक्षा लेखा विभाग की 278वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कौन रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 278वें वार्षिक समारोह में शामिल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक, क्या नाम है? सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, किसकी रचना है? डॉक्टर एम रविचंद्रन, मनीषा बी रमेश। तो किसकी रचना है ये? डॉक्टर मनीषा बी रमेश की एक रचना है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। पुस्तक का नाम तो पता ही है, लेखक कौन है? डॉक्टर मनीषा बी रमेश। आयोजन कब हुआ था? 27 सितंबर 2025 को माता अमृतानंदमयी के 72वें जन्मदिन समारोह के दौरान रिलीज किया गया। किसने रिलीज किया? सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने पुस्तक का विमोचन किया तथा माता अमृतानंदनी मठ के कार्यों की प्रशंसा की। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला बहुतरंगदैर्घ्य खगोल विज्ञान उपग्रह एस्ट्रोसैट किस वर्ष लॉन्च किया गया? ये न्यूज में आने का रीजन क्या है? क्योंकि इसको 10 साल हो गए। अब 10 साल हो गए तो कब हो गया? राइट आंसर 2015 में किया गया। एस्ट्रोसैट याद रखिएगा क्या है? भारत का पहला बहुतरंगदैर्घ्य खगोल विज्ञान उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 2015 को लॉन्च किया गया था। 2025 में इसके 10 साल पूरे हुए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एस्ट्रोसैट भारत का पहला बहुतरंगदैर्घ्य खगोल विज्ञान उपग्रह है, जिसे 28 सितंबर 2015 को इसरो द्वारा एक्सरे, पराबैंगनी और ऑप्टिकल तरंगदैर्घ्य में एक साथ ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यूवीआईटी और लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर सहित 5 वैज्ञानिक पेलोड और इसने ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों और दूरस्थ आकाशगंगाओं के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण खोजें की हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला से इसका मेन मिशन संबंधित है। शुरू कब हुआ था? 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र PSLV C30 किसके द्वारा? PSLV C30 के द्वारा। कौन सी कक्षा में गया था? 650 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में गया था। 6 डिग्री झुकाव था इसका। उद्देश्य था खगोलीय स्रोतों का बहुतरंगदैर्घ्य अवलोकन। 5 वैज्ञानिक उपकरण UVIT, LAXPC, कैडमियम जिंक टेल्यूराइड इमेजर, सॉफ्ट एक्सरे
टेलीस्कोप और स्कैनिंग स्काई मॉनिटर। मुख्य विशेषता क्या थी? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के यूवी दृश्य और एक्सरे भागों में एक साथ अवलोकन। तो ये ध्यान रखिएगा, 10 साल पूरे हुए हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस्ट्रोसैट। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? यस्टरडे। क्या था यस्टरडे? 30 सितंबर। अनुवाद, किसी भी चीज का अनुवाद करना हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, तो क्या अनुवाद दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर को मनाया गया। क्या थीम थी? ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर इसकी थीम थी। और देश भर में ट्रांसलेशन कम्युनिटी, क्योंकि हर इंसान हर लैंग्वेज नहीं समझता है, कोई हिंदी समझता है तो कोई इंग्लिश समझता है, कोई इंग्लिश नहीं समझता है तो कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज समझता है, या फिर किसी की कोई स्पेनिश लैंग्वेज है तो वो समझता है, तो हर किसी की अपनी एक भाषा है। तो अनुवाद दिवस से क्या होता है कि वो दूसरे के भावनाओं को या दूसरे के विचारों को समझा जा सके ट्रांसलेशन के द्वारा। जैसे पहली बार जो ट्रांसलेशन किया गया था बनाने का रीजन, तो बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था लैटिन भाषा में, तो उसी से रिलेटेड है ये। इसी वजह से क्या मनाया जाता है? अनुवाद दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1991 में शुरुआत करने के लिए कहा गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का उद्देश्य क्या था कि 1991 में शुरू किया गया था कि ट्रांसलेशन कम्युनिटी को एकजुटता दिखाने के लिए, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर फिट की स्थापना हुई थी 1953 ने, इसी ने पहली बार मनाया था। पूरी दुनिया में अनुवाद समुदाय की पहचान को बढ़ावा देने के लिए इसने पहली बार मनाया था 1991। ये ध्यान रखना, किसने? फिट ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर ने। बट इसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया 24 मई 2017 को, तब से ये मनाया जाने लगा 30 सितंबर को। 24 मई 2017 को ये पास किया गया और उसके बाद 30 सितंबर को पहली बार मनाया गया, 30 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स किस नेता की है? ये एक बुक है आत्मकथा। ये किस नेता की आत्मकथा है जो अब भारत में भी लॉन्च होने वाली है? ऋषि सुनक की, जॉर्जिया मेलोनी की, या फिर एंजेला मर्केल की, या कमला हैरिस की? तो किसकी है? ये है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो ये आत्मकथा उनकी रिलीज हो रही है भारत में, इसका जो पहला पेज भूमिका होती है, उस भूमिका में ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है, मतलब भूमिका में उन्होंने लिखा है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसका जो फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, जो भूमिका होती है, पहला पेज उन्होंने लिखा है। किसने? हमारे पीएम ने। लेकिन क्या लिखा है उन्होंने? तो उन्होंने लिखा है ये इनके मन की बात है। किसके? जॉर्जिया मेलोनी की। मतलब हमारे मन की बात नहीं है। किसके मन की बात है? पीएम ने ऐसा बोला है कि ये जॉर्जिया के मन की बात है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मकथा है ना, तो ये भूमिका उन्होंने लिखी है। किसने? हमारे प्रधानमंत्री। जॉर्जिया मेलोनी बुक, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल, अब भारत में भी लॉन्च होने वाली है। इसे रूपा पब्लिकेशन प्रकाशित कर रहा है। और बात ये क्या दिलचस्प बात क्या है कि किताब के भारतीय संस्करण की जो भूमिका है, भूमिका किसे बोलते हैं? फॉरवर्ड, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। और इस भूमिका ने पीएम ने मेलोनी की तुलना नारी शक्ति से की है, जो भारतीय परंपरा में देवी शक्ति के रूप में जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ, एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नटराजन चंद्रशेखरन को, गुंटर वटसे को, या फिर शैलेश चंद्रा को? तो किसको? शैलेश चंद्रा कौन बन गए? टाटा मोटर्स के एमडी एंड सीईओ बन गए। आज से ही अपना पद ले लेंगे, इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले को प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुना गया है? तो ऐसा कौन सा जिला है ये पूछा जा रहा है, और कहाँ का जिला है? तो अभी ये धन धान कृषि योजना क्या है? ऐसे जिले जो निम्न प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि में, मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उन जिलों को पिक किया जाएगा, उठाया जाएगा और उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। तो अभी सबसे पहला जो जिला क्या पूछा जा रहा है के तहत आकांक्षी कृषि जिला के रूप में किसको चुना गया है? तो कभी किश्तवाड़ को चुना गया है। किसको? किश्तवाड़ को चुना गया है। जम्मू का है ये, जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिला को प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिला योजना के रूप में चुना गया है। और ये योजना में, इस योजना के तहत देश भर में कितने 100 जिलों को आकांक्षी कृषि जिला के रूप में चुना जाएगा। 16 जुलाई 2025 को ये स्कीम स्वीकृत की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। और कितना? 6 वर्षों के लिए 24,000 करोड़ रुपए के वार्षिक खर्चे के साथ 100 निम्न प्रदर्शन करने वाले कृषि जिले,
मतलब वो प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, बट किसी कारणों से वो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उत्पादकता नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस वजह से उनको पिक किया जाएगा और उनकी गुणवत्ता को या उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। कितने होंगे? 100 होंगे। तो अभी किसको किया गया है? किश्तवाड़ को अभी उठाया गया है, सेलेक्ट किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ाना, सिंचाई भंडारण को बढ़ाना और ऋण की मतलब जो लोन लेते हैं वो, कर्ज लेते हैं वो, उसकी सुलभता सुनिश्चित करना। और इसका मुख्य ध्यान क्या है? कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को मिलाकर ये योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? और इसके साथ ही 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। ऐसा कौन सा जिला है जिसको जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 मिला है? तो ऐसा जिला है बीदर। कौन सा जिला है? बीदर। यह है कहाँ का? ये कर्नाटका का है। बीदर जिले को जल संरक्षण में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जल शक्ति अभियान क्या था? कैच द रेन के तहत दिया जाता है। ये पुरस्कार 29 सितंबर को दिया गया है और 25 लाख रुपए भी मिलते हैं केंद्र की तरफ। नेक्स्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये अमराबाद टाइगर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जुलाई से बंद था सितंबर तक के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि एक रोड बना है लगभग 54 किलोमीटर का, एलिवेटेड रोड है, मतलब ऐसा रोड है जिससे कि वन्य जीवों को नुकसान ना हो, उसको घुमाकर निकाला गया है, तो वो एलिवेटेड रोड है। अब क्या है, ये है कहाँ? अभी तो ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ है ये? तेलंगाना में है। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में नल्लामाला जंगलों के ऊपर 54 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड ब्रिज बनाने की योजना की गई है। ऐसा ब्रिज बनाया गया है जिससे कि वन्य जीवों को वहां पर नुकसान ना हो। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा करते हुए यातायात को सुगम बनाना है, मतलब यातायात भी ना रुके और वन्य जीवों को नुकसान भी ना हो। तो ये प्रोजेक्ट देश के लिए मॉडल बन गया है, बन सकता है। अमराबाद टाइगर रिजर्व पहले नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था, जो 2014 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के विभाजन के बाद बना। मतलब जब इनका विभाजन हुआ 2014 में, उससे पहले क्या था? ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा था, लेकिन अब बाद में क्या हो गया? अमराबाद टाइगर रिजर्व हो गया। अमराबाद टाइगर रिजर्व जुलाई से सितंबर 2025 तक पर्यटकों के लिए बंद था और संरक्षण प्रयासों के मदद करने के लिए वन विभाग निगरानी कैमरों की मदद से वन्य जीवों की आवाजाही की निगरानी कर रहा था। बाघों की आबादी में वृद्धि स्थानीय शिकार आधार और बाघों के लिए सुरक्षित गलियारे के रूप में इस क्षेत्र की बढ़ती प्रमुखता को दर्शाती है, जिससे कि अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। ये है कहाँ? ये तेलंगाना के नागर कुर्नूल और नलगोंडा जिलों में स्थित है। ये भारत के सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, सबसे बड़ा नहीं है, ये सेकंड नंबर पर आता है। इसे तेलंगाना राज्य विभाजन के बाद मूल नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के हिस्से से बनाया गया है। इसको जब बांट दिया गया तो उससे बनाया ये। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों से समृद्ध है, जिसमें चित्तीदार हिरन, सांभर, नीलगाय और 4 सींग वाले मृग भी शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लास्ट था।